वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स आरपीएससी के द्वारा 2021 में जो परीक्षा ली गई थी उसका जो सेकंड पेपर है उसके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का। PLFS 2018-19 के आधार पर भारत में प्राथमिक क्षेत्र कृषि और खनन क्षेत्र जो है उसका योगदान कितना है जीवीए में, ये आपको बताना है। तो जीवी में जो इनका योगदान है वो कितना है, 16% के आसपास है। और कितने लोगों को रोजगार देता है, कितनी जनसंख्या इसमें लगी हुई है, 43% के आसपास। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है समावेशी विकास के संबंध में निम्न पर गौर कीजिए। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका एक तो आ जाएगा सुदृढ़ राजकोषीय नीतियां, फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा आपका आ जाएगा बढ़ती पारदर्शिता। तो इसमें बी और सी ऑप्शन आपका सही है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला है RIDF जो है कब स्थापित किया गया था। ठीक है, 95-96 में इसकी स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर आपका इसमें है ऑप्शन फर्स्ट। अगला है NSO ने वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी का जो अनुमान लगाया वो कितना था, 7.7% के संकुचन का अनुमान लगाया है। यह 1960-61 के पश्चात भारत की जीडीपी में चौथा संकुचन है। पहले तीन संकुचन इनमें से किन वर्षों में, मतलब जीडीपी हमारी जो है कम हुई है 2020-21 का जो अनुमान है उसके आधार पर। तो इससे पहले 3 वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें भी जीडीपी में कमी हुई है। तो वो कौन कौन से वर्ष हैं, तो मुख्य रूप से भारत का पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध हुआ था, चाइना के साथ में जो युद्ध हुआ था, उस समयावधि में हमारी जो जीडीपी है वो कम हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया अम्ब्रेला कार्यक्रम कौन सा है जिसमें लगभग 107 बिलियन डॉलर के निवेश द्वारा 80,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, राजमार्गों, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपकी कौन सी है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। अगला है निम्न कथनों पर गौर कीजिए। 15-16 अक्टूबर 2020 को आयोजित WTO की ट्रिप्स काउंसिलिंग की बैठक के दौरान भारत और यूएस ने कोविड-19 के उपचार, नियंत्रण व रोकथाम के लिए TRIPS ट्रिप्स समझौते में कुछ प्रावधानों से छूट देने का जो है वो प्रस्ताव दिया है। ये तो गलत है। दूसरा आपका है यह इसलिए किया गया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बौद्धिक संपदा अधिकार कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। ये बी सही लग रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, बी है, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही है। अगला है सीमा पार के व्यापार संबंधी पैरामीटर को सुधारने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का स्थान 2018 के 146वें स्थान से सुधर कर वर्ष 2020 में किस स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ये आपका हो गया है 68। बी ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है अप्रैल-नवंबर 2020 के अधीन कुल आयात का कितना प्रतिशत कंप्यूटर हार्डवेयर तथा पेरिफेरल रहा है। ठीक है, 3% के आसपास, सेकंड ऑप्शन। अगला है मूल्य के मामले में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग विश्व में कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, 14वां स्थान है। ये जो डेटा आपके देखिए डेटा से संबंधित क्वेश्चन आए हैं तो आपके जो आगामी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
अगला है अप्रैल नवंबर 2020 में अप्रैल नवंबर 2019 की तुलना में भारत में शीर्ष के 10 निर्यात देशों में कौन सा देश नया जुड़ा है? ठीक है, ये आपका जुड़ा है मलेशिया, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है निम्न में से किस वस्तु में भारत में 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान अनुकूल व्यापार संतुलन रहा है? ठीक है, जो औषधि आपकी है जैविक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। अगला 2019-20 की तुलना में 2020-21 की अवधि में प्रमुख देशों के लिए भारत का व्यापारिक व्यवसाय संतुलन दर्शाता है कि भारत का सबसे अधिक अनुकूल व्यापार संतुलन जो है वो रहा है। ठीक है, यूएसए के बाद में बांग्लादेश और नेपाल के साथ में, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट है 2020-21 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों, ठीक है, इसमें आपका जो आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। 30 दिसंबर 2020 तक भारत के कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली जो है वो लागू की गई है? 10 राज्यों में, तीसरा ऑप्शन। अगला है बजट 2020-21 के साथ प्रस्तुत किए गए मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति व्यक्तियों में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय घाटा जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है? ठीक है, जीडीपी का 3.5%। नेक्स्ट 2020-21 में घेर ऋण पूंजी प्राप्तियां रुपए 2.3 लाख करोड़ आंकी गई हैं, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, लगभग ये 1% है। 2019-20 पीए के आधार पर कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान का भाग कितना है? ठीक है, लगभग यहाँ पर है 26%। अगस्त 2020 में शुरू किए गए कर प्रशासन सुधार अर्निंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के 3 स्तंभों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, असेसमेंट आपका है, अपील है, चार्टर है, आयकर विभाग चार्टर, ये आपका नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। अगला है नोस्कॉम के अनुसार 2019-20 में आईटीबी पीएम क्षेत्र के कौन से उपक्षेत्र ने राजस्व बहुयातायात शेयर 50% से अधिक बरकरार रखा है? ठीक है, आपकी आईटी सेवा जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 2019-20 में निर्यात संबंधी उपार्जन के संदर्भ में भारत में आईटी बीपीएम सेवाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो निर्यातक बाजार है वो कौन सा है? ठीक है, यूके, सेकंड ऑप्शन। अगला है केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान 6.2% से बढ़कर ये कितना हो गया है? ठीक है, कितना हो गया है? 8.8%। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। अगला 2020-21 बजट अनुमान में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर जो खर्च किया गया है वो कितना है? लगभग 26.5%, फोर्थ ऑप्शन आपका। अगला है जल जीवन मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, जल जीवन मिशन के बारे में है तो कौन सा कथन आपका इसमें सही नहीं है? ठीक है, प्रत्येक घर तक पाइपलाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति, ये लक्ष्य इसका नहीं है। ठीक है, बाकी 2024 तक जल कनेक्शन प्रत्येक घरों में दिया जाए, सामुदायिक प्रबंधित कार्यक्रम और मांग द्वारा संचालित कार्यक्रम, ये सारी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला है एक आवृत्ति आयत चित्र के लिए कौन से कथन सत्य हैं?
ठीक है। आवृत्ति आयत चित्र आपका बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक आवृत्ति आयत चित्र है, हिस्टोग्राम जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। देखो पहला क्या है, यदि वर्गों के अंतराल का विस्तार बराबर नहीं है तो आयत की ऊंचाई वर्ग की बारंबारता और वर्ग के अंतराल के विस्तार के अनुपात में समानुपातिक होगी। बिल्कुल सही है। वर्ग का अंतराल अगर बराबर नहीं है तो इस स्थिति में आयत की ऊंचाई हम फॉर्मूले से निकालेंगे, जो ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है आपका। दूसरा आपका है, यदि सामूहिक बारंबारता बंटन सतत नहीं है तो उसे सबसे पहले सतत बंटन में बदला जाता है और फिर आवर्ती आयत चित्र बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए आवर्ती आयत बंटन अगर आपका इस प्रकार से दे रखी है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 इस तरीके से हैं, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस में बदलेंगे। कंटिन्यूस का मतलब कि जो इसकी अधिकतम सीमा है और अगले वर्ग की जो निम्न सीमा है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ अगर आपके पास में कोई डिस्क्रीट वैल्यू दे रखी है तो उसमें हम आवर्ती आयत चित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में जो बंटन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, सतत का मतलब इस प्रकार के 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस प्रकार से हमारे पास में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके साथ में क्या होगी, इसकी आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तभी हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट देखिए, आवृत्ति आयत चित्र के सटे हुए आयामों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ने से प्राप्त रेखा चित्र को क्या कहा जाता है। आवृत्ति आयत चित्र के सटे हुए आयतों, ठीक है, ये आपके इस तरीके से बनाया जैसे आपने, ठीक है, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास में हैं। ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये आपके मध्य बिंदु हैं यहाँ पे। इन मध्य बिंदुओं को अगर आप मिला दोगे तो ये जो वक्र बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, आवृत्ति बहुभुज कहा जाएगा। आवृत्ति बहुभुज कहा जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, समांतर माध्य के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। समांतर माध्य से मध्यों के विचलनों का जोड़ 1 होता नहीं, कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, ये तो गलत है आपका। दूसरा है, समांतर माध्य से मध्यों के विचलनों का बीजगणितीय जोड़ 1 से अधिक होता है, नहीं, ये भी गलत है। समांतर माध्य से मध्यों के विचलनों का बीजगणितीय जोड़ 0 होता है। सिग्मा डी आपका जो होता है वो कितना होगा, 0, और डी को आप कैसे निकालोगे, x माइनस एक्स बार करके। ठीक है, x माइनस एक्स बार करके हम निकालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन। ठीक है, फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, और ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और डी की जो टोटल होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला देखिए, मध्यों के समुच्चय के विचलन के वर्गों का जोड़ किसके लिए जाने पर न्यूनतम होता है। मतलब dx² जो है वो आपका मिनिमम कब होगा, जब हम इसको किससे निकालेंगे, x माइनस एक्स बार करके। मतलब समांतर माध्य से जब निकाला जाएगा तो जो सिग्मा dx² है वो आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही है, फ्रॉम मीन। अगला है, एक फर्म में पुरुषों का औसत वेतन हमको दे रखा है 520 और महिला कार्मिकों का औसत वेतन दे रखा है 420। सभी कार्मिकों का औसत वेतन यदि 500 रुपये है तो पुरुष और महिला कार्मिकों का जो अनुपात है वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमको कंबाइन मीन, सामूहिक समांतर माध्य वाले फॉर्मूले से क्या करना पड़ेगा, ये अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, पुरुष कार्मिकों का औसत वेतन आपको कितना दे रखा है, 520, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 520 N1, N1 का मतलब यहाँ पे पुरुष कितने हैं, प्लस महिला कार्मिकों का जो औसत वेतन वो कितना है, 420, तो ये आपका हो जाएगा 420, साथ में आ जाएगा N2 अपॉन हो जाएगा आपका N1 प्लस N2, और सभी कार्मिकों का जो औसत वेतन है वो कितना है, 500, तो ये आपका हो जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसको आपको सोल्व करना है, तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा 500n1 प्लस 500n2, मतलब इस जो अपोन में आपका n1 प्लस n2 है इसका मल्टीप्लाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो फिर आपके पास में देखिए क्या हो जाएगा, ये 520, तो ये आपका हो जाएगा 20, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, लास्ट में क्या आएगा देखो 20n1 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 80n2, और n1 अपॉन n2 करोगे तो आपका ये आएगा 4:1। ठीक है, 20/80 कर दो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब अनुपात आपका क्या आएगा 4:1 आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, मध्यिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सबसे पहले है कि यदि समंग प्रेक्षणों वाले असमूहीकृत आंकड़ों की स्थिति में आंकड़ों को घटते हुए या बढ़ते क्रम में लगाकर मध्य के आंकड़ों का औसत कर मध्यिका को प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सबसे पहले जमाएंगे, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के रूप में हमको जमाना पड़ता है, और जो बीच में वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, मीडियन होती है, बिल्कुल सही है। और जो मीडियन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल एवरेज कहते हैं, एक स्थिति संबंधी माध्यिक कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है समूहन रीति। ठीक है, जो ग्रुपिंग मेथड होती हैं द्वारा बहुलक के मान का निर्धारण निम्न में से किन स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड का जो यूज है मोड निकालने के लिए कब किया जाएगा, कौन सी कंडीशन है जब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड जो है समूहन विधि का प्रयोग कब किया जाएगा, यदि अधिकतम आवृत्ति 2 या 2 से अधिक स्थानों पर हो तब हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। यदि अधिकतम आवृत्ति बंटन के प्रारंभ में हो या अंत में हो तब भी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं, समूही जो समूहन विधि है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक मूल्य की आवृत्ति अगर सबसे ज्यादा है लेकिन उसके पास वाले मूल्य की आवृत्ति उसके लगभग बराबर है तब भी हम क्या करते हैं, समूहन विधि का प्रयोग करते हैं। और एक मूल्य की आवृत्ति अधिकतम है लेकिन उसके पास वाले मूल्य की आवृत्ति भी लगभग अगर समान होती है तब भी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो लिखे हैं वो आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, निम्न बंटन की मध्यिका एवं प्रथम चतुर्थक Q1 तथा तृतीय चतुर्थक Q3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, Q1 Q3 ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको x दे रखा है 0 1 2 3 4 5 7 8, f दे रखा है 1 9 26। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें CF निकाल दोगे। ठीक है, और CF कितना आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, 1 + 9 करोगे 10 आ जाएगा, 10 + 26 करोगे 36 आ जाएगा, 36 + 59 करना है, फिर जो आएगा उसमें 72 प्लस करना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, CF निकाल देंगे। और फिर मीडियन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इक्वल हमारा हो जाएगा n+1/2। ठीक है, फिर जो आएगा उसके जस्ट बाद वाली CF कौन सी है वो आपको देखनी है, उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, मध्यिका मीडियन आ जाएगी। फिर आपको Q1 निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1/4। ठीक है, n+1/4 करने पर जो आएगा उससे बड़ी CF कौन सी वो देखना है, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, Q1 ये सारा निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप करके देख लेना, इसमें आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगला है, कृषि जोत के आकार की तुलना करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप का प्रयोग किया जाएगा, कौन सा माप जो है वो सबसे उपयुक्त रहेगा। देखिए अब जब साइज पूछा जाए, आकार, अगर आकार के बारे में पूछा जाए इसका मतलब हम क्या करेंगे, बहुलक का प्रयोग करेंगे, मोड का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, प्रमाप विचलन मूल वर्ग माध्य विचलन से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, प्रमाप विचलन मूल वर्ग माध्य विचलन से किस प्रकार से संबंधित है। प्रमाप विचलन मूल वर्ग माध्य विचलन का न्यूनतम मान होता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, अगला आपका है प्रसरण, वेरिएंस। क्या होता है, प्रमाप विचलन का जो स्क्वायर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रसरण। ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये आपको बताना है।
तो पहला है कि प्रसरण मूल के परिवर्तन से स्वतंत्र है पर पैमाने के परिवर्तन पर निर्भर करता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपका प्रसरण है वो एक तरह से क्या होगा, मूल बिंदु में जो परिवर्तन होगा उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पैमाने में अगर परिवर्तन कर दिया जाएगा तो प्रसरण का मान क्या होगा, बदल जाएगा। ये आपका सत्य है। बाकी दूसरा आपका क्या है, प्रसरण मूल में परिवर्तन पर निर्भर है पर पैमाने में परिवर्तन से स्वतंत्र। ये कथन आपका गलत है। बाकी कथन जो लिखे हुए गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है विषम वितरण। ठीक है, जो आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। माध्य, बहुलक और मध्यिका, मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों क्या होते हैं, अलग अलग स्थानों पर गिरते हुए होते हैं। बिल्कुल ये आपका सही है, क्योंकि जो आपका स्क्यूड अगर है विषम वितरण, उसमें समांतर, माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और चतुर्थक जो है वो मध्यिका से बराबर दूरी पर नहीं होते हैं। अगर बराबर दूरी पे नहीं है तभी हम क्या कहेंगे, उसमें विषमता है, वो स्क्यूड है। इसका मतलब दोनों कथन आपके यहाँ पे सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है एक प्रसामान्य वक्र। ठीक है, जो आपका नॉर्मल कर्व होता है इस तरीके से, जिसमें समांतर, माध्य, मध्यिका और बहुलक क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये जो कर्व आपका होता है, ठीक है, यहाँ से आएगा, इस कर्व को और हम क्या कह सकते हैं, मेसोकर्टिक कर्व कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका नॉर्मल कर्व होता है उसको क्या कहा जाता है, मेसोकर्टिक कर्व। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला है एक आवर्ती वक्र में बहुलक का मान माध्य से अधिक पाया जाता है। तो यह बताता है कि बंटन, ठीक है, बंटन हमारा किस प्रकार का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसको निकालने के लिए आप क्या करना, समांतर माध्य में से बहुलक को माइनस कर देना। और बहुलक की वैल्यू अगर बड़ी है इसका मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला है वह निदर्श जिसमें यह शर्त हो कि किसी अनुसंधान का प्रतिफल उस अनुसंधान को किए जाने वाली स्थिति से नियत होता है। नियत होता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, नियतात्मक। अगला है प्रायिकता का प्रथम गणितीय आधार जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, पास्कल और फर्मेट के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला है अनेक घटनाएं जिसमें किसी भी एक घटना का होना अथवा न होना शेष घटनाओं के होने के संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अगर अतिरिक्त जानकारी से प्रभावित नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र घटनाएं, क्योंकि प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रभावित होता है तो वो कौन सी होती हैं, आश्रित घटनाएं होती हैं। तो प्रभावित नहीं होता है तो वो कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें आपका थर्ड ऑप्शन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगला है यदि एक परीक्षण में प्रतिफल में n परिपूर्ण परस्पर अपवर्जित और सहसंभावित मामले हैं और उनमें से m किसी एक घटना e के घटने के अनुकूल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो अनुकूल आपका क्या है, m, तो m को हम क्या लिखेंगे, ऊपर, और टोटल को कहाँ लिखेंगे, नीचे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला m अपॉन n। तो m अपॉन n कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। यादृच्छिक रूप से चयनित एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है। देखिए, जो लीप वर्ष होता है उसमें आपके डेज कितना होंगे, 366। और 366 में अगर आप 7 का डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 52 डेज, और 2 दिन आपके यहाँ पे क्या होंगे, बचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका कितना आएगा, 364 आ जाएगा। 52 को अगर आप 7 में आप 360 का डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो 52 बार जाएगा और 364 आ जाएगा। फिर आपका 2 दिन बच जाएंगे। अब बचे हुए 2 दिन कौन से हो सकते हैं आपके, ठीक है, बचे हुए दिन कौन से हो सकते हैं, 2, वो हो सकते हैं आपके संडे और मंडे हो सकते हैं। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे या वेनसडे, वेनसडे या थर्सडे,
थर्सडे या फ्राइडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे, सैटरडे या फिर संडे। तो टोटल आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही हैं, कुल संभावना आपकी कितनी बन रही है, 7 स्थितियाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को आप कहाँ लिखोगे, अपॉन में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल। ठीक है, कुल जो प्रत्याशित होती है संभावना है अनुकूल, उसको हम ऊपर लिखते हैं, कुल को कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो कुल संभावना आपकी यहाँ पे कितनी है, 7। तो 7 को आप कहाँ लिखोगे, नीचे। अब फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब संडे। अब देखिए संडे कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, इनमें से संडे कहाँ पे, देखो सबसे पहले दिया रहा संडे और मंडे, एक तो यहाँ पे, और एक यहाँ पे आया आपका सैटरडे और संडे। ठीक है, ये तो आपका क्या है, सैटरडे है। तो जो अनुकूल आपका आ रहा है वो कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह, एक तो ये आपका और दूसरा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2/7। ठीक है, हमारा फॉर्मूला जो था उसके अनुसार देखोगे तो जो संडे है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 2/7। किसी भी दिन के बारे में अगर पूछेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, 2/7 होगी, 2/7 होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से द्विपद बंटन के लिए कौन सी भौतिक स्थिति सही नहीं है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें जो परीक्षणों की संख्या होती है n होती है, वो क्या होती हैं, फाइनाइट होती हैं, सीमित होती है, असीमित नहीं होती है। तो पहला तो आपका क्या है, गलत है। दूसरा, परीक्षण जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। हर परीक्षण की सफलता की प्रायिकता P एक तरह से क्या होती है, स्थिर होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा, कौन सी स्थिति सही नहीं है। ठीक है, तो पहली स्थिति सही नहीं है, ए सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पे सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन से कथन पॉइज़ा बंटन के लिए सत्य हैं। ठीक है, पॉइज़ा बंटन की अगर हम बात करें तो यह द्विपद बंटन का एक सीमित प्रकरण है। ठीक है, लिमिटिंग केस है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, डेनिस पोजो के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। और परीक्षणों की संख्या अत्यधिक कम होती है, नहीं, परीक्षणों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ये आपका गलत हो गया। और डी, प्रत्येक परीक्षण के सफलता की स्थिर प्रायिकता अत्यधिक बड़ी होती है, नहीं, बहुत कम होती है। तो ये दोनों आपके गलत है, ए और बी सही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें सही होगा। अगला है, एक प्रसामान्य बंटन के लिए निम्न में से कौन से कथन सही बैठते हैं। इसका रेखाचित्र एक घंटी के आकार का होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बेल शेप्ड होता है जिसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। घंटी का शीर्ष समांतर माध्य के ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल सही है, समांतर माध्य, मध्य का बहुलक तीनों के ऊपर होता है। और प्रमाव विचलन का मान अगर बड़ा है तो वक्र हमारा क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। जैसे देखिए इस तरीके से आपका बनता है, और प्रमाव विचलन अगर ज्यादा है क्या हो जाएगा, ऐसे चपटा बन जाएगा। तो ये कथन आपका सही है। और प्रमाव विचलन का मान छोटा है तो वक्र चपटा हो जाएगा, नहीं, बड़ा है तो चपटा हो जाएगा। मतलब चौथा कथन आपका गलत है। ए, बी और सी तीनों क्या है, सही है। और ए, बी और सी सही है, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड। निम्न समीकरणों पर विचार कीजिए। x इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस एच यू, और y इक्वल टू दे रखा है b प्लस के वी, जहां a, b, h के ये आपके क्या है, स्थिर हैं, और h की वैल्यू और k की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। तो सहसंबंध गुणांक के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो जो आपका सहसंबंध गुणांक है दोनों का वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसमें। अगला है, सहसंबंध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका क्या है कि दो स्वतंत्र चर अगर हैं वो सदैव असहसंबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। कि दो अगर आपके पास में सीरीज या दो वेरिएबल अगर वो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के साथ में उनका संबंध नहीं है, इसका मतलब वो असहसंबंधित होंगे, बिल्कुल आपका ये कथन सही है। लेकिन दो अगर चर असहसंबंधित हैं
तो वो स्वतंत्र हैं ये होना कोई जरूरी नहीं है। केवल आपका यहाँ पे फर्स्ट कथन सही है, ए सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट देखिए, प्रतिगमन रेखाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वोत्तम आसंजन की रेखा है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहा जाता है, इसको बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट। न्यूनतम वर्ग सिद्धांत से इसको हम प्राप्त करते हैं, ये भी आपका सही है। यदि किसी अन्य चर के विशिष्ट मान पर एक चर का सर्वोत्तम अनुमान देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रतिगमन क्या होता है, एक तरह से इसमें हम किसी श्रेणी के दिए हुए मूल्यों के आधार पर दूसरी श्रेणी के मूल्यों का हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे आपके तीनों कथन जो है वो सत्य हैं, और तीनों कथन सत्य, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें तीसरा। अगला देखिए, प्रतिगमन रेखाएं कब संपाती हो जाती हैं, कौन सी। ठीक है, यहाँ प्रतिगमन रेखाएं कब संपाती, संपाती का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, x1y और y1x दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हो सकती हैं, या नीचे की ओर गिरती हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सहसंबंध गुणांक है वो कितना होगा, +1, सॉरी इसमें होगा आपका -1, और यहाँ पे आपका क्या होगा, +1 होगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अगला देखिए, प्रतिगमन गुणांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सहसंबंध गुणांक प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है, R = bxy byx, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, उसका रूट निकालते हैं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है। बिल्कुल आपका सही है पहला कथन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, प्रतिगमन गुणांक जो होते हैं वो मूल एवं पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, प्रतिगमन गुणांक जो मूल बिंदु से स्वतंत्र होंगे लेकिन पैमाने से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो यह आपका गलत है। तीसरा है कि ये अगर एक प्रतिगुणांक 1 से अधिक है तो दूसरा प्रतिगुणांक 1 से कम होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो bxy है आपका और byx है, दोनों की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर एक की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो दूसरा क्या होगा, 1 से कम होगा, ये बात भी सही है। और प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक r से बड़ा होता है यदि r इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। केवल हमको यहाँ पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बी आपका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रतिगमन समीकरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से सोल्व करोगे, जैसे देखो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, 8x + 10y 8x + 10y + 66 = 0, और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, 40x - 18y - 214 = 0। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका x है उसको हम क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू स्थिर मूल्य से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका 40 है तो अगर हम 8 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 40 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, 40 से 8 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 8 नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 × 5 करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा। फिर 10 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50y आ जाएगा, और प्लस 66 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 330, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और दूसरी इक्वेशन तो आपकी सेम ऐसी कैसी रहेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो जाएगा कैंसल। 50y और ये आपका है 18y, ये आपका 3
30 है और इधर आपका है 214। ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस था। अब देखो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 50y और ये है 18, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 32। ठीक है, 32y बचेगा, 32y इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 330 और 544 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 544/32। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो देख लेना, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। इससे आपके पास में क्या होगा, जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, y का समांतर माध्य होगा, और जो y की वैल्यू आएगी उसको आप क्या करना, इनमें से किसी एक इक्वेशन में y की जगह उस वैल्यू को रख के सोल्व कर लेना। इससे हमारे पास में जो x की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, x बार होगा, x का समांतर माध्य होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इससे रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी निकाल देंगे। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए आपका 52, ठीक है, इसको आप करके देखोगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, समांतर माध्य आपका ये आएगा, जो गुणांक है आपका ये देखो ये 0.8 आ गया है, तो सहसंबंध गुणांक आपका माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, सही ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब तीसरा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ये। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रतिगमन गुणांक है वो प्लस का 0.8 आ गया, तो जो सहसंबंध गुणांक है वो भी क्या आएगा, प्लस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस में, क्योंकि जो प्रतिगमन गुणांक होते हैं दोनों के साइन क्या होंगे आपके सेम होंगे, यहाँ तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। अगर ये आपका प्लस का आया है इसका मतलब सहसंबंध गुणांक जो आपका आर है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, गलत होगा। तो पूरा इसको आपको करके देखना पड़ेगा एक बार। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुगुणी सहसंबंध दो से अधिक चर समूह का समूह में असम्मिलित चर पर समेकित प्रभाव के अध्ययन से संबंधित हैं। बिल्कुल सही है कि बहुगुणी सहसंबंध हम क्या करते हैं, दो से अधिक चरों के बीच में क्या करते हैं, संबंध देखते हैं। आंशिक सहसंबंध में अन्य चरों के रेखीय प्रभाव को हम क्या करते हैं, स्थिर मान लेते हैं, उनको हटाते हुए दो चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा कथन तो सही है, अच्छा पहला भी सही था। ठीक है, तो दोनों कथन आपके सही हैं, दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ए एवं बी दोनों सही हैं। अब है, यदि दो गुण ए और बी के लिए ए बी इज ग्रेटर देन ए बी अपॉन एन, तो फिर दोनों गुणों में क्या होगा, देखो ए बी की वैल्यू अगर ज़्यादा है किससे, ए बी अपॉन एन से, तो दोनों के बीच में क्या होगा, धनात्मक संबंध होगा। ठीक है, अगर ए बी आपका लेस देन है तो क्या होगा, ऋणात्मक संबंध होगा। और अगर दोनों इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन एन, अगर इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, दोनों चर क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो ए बी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, या आपका अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, यदि दो गुण ए और बी का युल साहचर्य गुणांक +1 है, और +1 है इसका मतलब क्या हो गया, दोनों गुण आपस में पूर्ण रूप से संबंधित हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर -1 होता इसका मतलब असंबंधित है, -1 होता इसका मतलब क्या हो जाता, नेगेटिव आ जाता अपना। ठीक है, लेकिन अगर 0 आता इसका मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे आपका +1 आ गया है, तो पूर्ण रूप से वो क्या है, संबंधित है और धनात्मक रूप से संबंधित है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समग्र के सांख्यिकी स्थिरांक को क्या कहा जाता है, प्राचल कहा जाता है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है आपका, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका जो एवरेज होगा, जो भी उसके मूल्य होंगे उसको हम पैरामीटर कहते हैं। बिल्कुल सही आपका। और जो सैंपल होते हैं उसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्शक कहते हैं, स्टेटिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपके सही हैं, और दोनों सही हैं तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है,
दो गुण ए और बी के संबंध में निम्न जानकारी है। एन आपको दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी दे रखा है। तो ए और बी के संबंध में क्या सही है? तो अभी हमने एक ऊपर फॉर्मूला देखा था, उसी फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था? ए बी इज ग्रेटर देन अगर है ए बी अपॉन एन से, तो क्या होगा? धनात्मक रूप से वो संबंधित होंगे, पॉजिटिवली एसोसिएट होंगे। अगर ए बी लेस देन आपका है तो नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों इक्वल है तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है? 320, और ए आपको दे रखा है 470 अपॉन बी आपको दे रखा है 620, और एन आपका कितना है? 1000। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 47 को हम क्या करेंगे? 620 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लगभग आपका 2000 से भी ज़्यादा आएगा। और उसमें आप अगर 10 का डिवाइड करोगे, ठीक है, 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा आना चाहिए। 10 का डिवाइड करोगे तब भी आपका ये, अच्छा हाँ, तो ये 320 ज़्यादा होगा, फिर भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन कर देना। अब ये ज़्यादा है आपका, इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव होगा तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन आपका। अगला है, निम्न में से कौन से क्रांतिक मूल्य के संबंध में सत्य है? यह प्रतिदर्शक का वह मूल्य है जो क्रांतिक क्षेत्र और स्वीकार्य क्षेत्र को अलग करता है। ठीक है, ये तो सत्य लग रहा है कि जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होती है, क्रांतिक मूल्य होता है, वो क्या करता है? प्रतिदर्श का वह मूल्य जो क्रांतिक क्षेत्र और स्वीकार्य क्षेत्र जो होता है उसको अलग करता है। ठीक है, ये आपका स्वीकार्य क्षेत्र होता है ये वाला, और ये अस्वीकार वाला होता है, उसको अलग करता है। कौन करता है? जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, क्रांतिक मूल्य होता है। बिल्कुल सही है। यह सार्थकता स्तर पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ये भी बिल्कुल सही है। और यह वैकल्पिक परिकल्पना पर भी निर्भर करता है। तीनों कथन सत्य लग रहे हैं, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। अगला है, प्रसामान्य परीक्षण में जेड परीक्षण प्रतिदर्शक मूल्य के संबंध में क्या सही नहीं है? यदि मापांक z इज ग्रेटर देन 3 है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्या सही है? और सही होने के लिए हम क्या करते हैं? 5% सार्थकता स्तर पर आप वैल्यू देखोगे तो वो आपकी कितनी होती है? 1.96। और जेड की वैल्यू अगर 1.96 से अगर ज़्यादा, उसको हम क्या करेंगे? अस्वीकृत कर देंगे। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। अगला है, अनभिनत अनुमान के संबंध में निम्न पर विचार करें। प्रतिदर्शक माध्य समग्र माध्य का अनभिनत अनुमान नहीं है। ये तो गलत लग रहा है। प्रतिदर्शक माध्य समग्र माध्य का अनभिनत अनुमान नहीं है। प्रतिदर्शक प्रसरण समग्र प्रसरण का अनभिनत अनुमान है। यहाँ पे दोनों कथन आपके गलत होना चाहिए, और दोनों कथन गलत है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा।